Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है. सो यू कैन फॉलो दिस सीरीज इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर पॉलिटी एंड इफ़ यू आर अ बिगनर. ठीक है. सो हमने लास्ट लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 19. आज हम चैप्टर 20 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुरू करने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अगर हम आर्टिकल की बात करें कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है आर्टिकल 74. ठीक है. आर्टिकल 74 क्या कंटेंट है उसका. वैसे काफ़ी सारे क्लॉजेस है आर्टिकल 74 में, सिर्फ इतना कंटेंट नहीं है, और भी बहुत सारे क्लॉजेस है. ठीक है. तो मेन क्लॉजेस में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट. So there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall act in accordance with such advice, and advice is binding. ये 42 and 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ ऐड करी गई. इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, एंड प्रेसिडेंट को वो जो एडवाइस दी गई है वो प्रेसिडेंट उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेंगे. सो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की पॉलिटी में दे एक्ट एज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. हमें पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. तो एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. एंड लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग ऑर्गन कौन सा है? जो लॉ बनाते हैं वो है पार्लियामेंट. अब ऑफकोर्स ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं होते. ठीक है. प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस. अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है, प्रेसिडेंट वो रिकंसिडर करने को भी बोल सकते हैं, एंड देन ही कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिकंसिडर्ड एडवाइस. आर्टिकल 75 में क्या लिखा है, जब मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में भी करवाया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड देन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो किसको मिनिस्टर बनाए टू अपॉइंट अदर मिनिस्टर. ठीक है. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये चीज़ तो मैं आपको पार्लियामेंट चैप्टर में और अभी तक 2-3 लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. कि लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है, मान लो इस टाइम पे वैसे 545 है, बट वो 2 एंग्लो इंडियन को जब से हटा दिया गया अब 543 है. तो 543 का 15% यानी कि 54 + 27, तो मतलब जो आएगा तो इतने लगभग, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती. ठीक है. इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स की जो संख्या है वो नहीं हो सकती. ठीक है. इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. ये मैंने आपको पार्लियामेंट चैप्टर में भी करवाया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा. इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको मीनिंग बताऊं तो जो भी गवर्नमेंट है दे शुड होल्ड मेजॉरिटी इन द लोकसभा. मतलब उनके मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है. उनके अपने मेंबर्स होने चाहिए, उनके एमपी होने चाहिए. ठीक है. आप देखते हैं कि बहुत से एमपी दल बदल लेते हैं. ठीक है. तो उस दल बदलने की वजह से बहुत सारे एमपी जब मिलकर बदले तो सरकार गिर जाती है. वो सरकार गिर रही है उसका मतलब क्या हो रहा है कि दे डू नॉट होल्ड कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा. और ये सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है. ठीक है. आप देखते हैं कि स्टेट जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में सरकार गिर जाती है, वो ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे जो जैसे कह लो कि एमएलए कह लो लेजिस्लेटिव असेंबली में या एमपी पार्लियामेंट में वो दल बदल लेते हैं, तो जिस वजह से वो मेजॉरिटी होल्ड नहीं करते, तो उस चीज़ को कॉन्फिडेंस बोलते हैं. ठीक है. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा. अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसॉल्व हो जाती है. नाउ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर. हर मिनिस्टर के पास राइट होता है टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग और एनी कमिटी जिसके वो मेंबर हो. ठीक है. सो किसी भी हाउस की मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दे कैन स्पीक ऑल्सो. ठीक है. और किसी भी कमिटी में वो जिसके वो मेंबर हो उस कमिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको वोट करने का राइट उसी हाउस की मीटिंग में होगा जिसके वो मेंबर हैं.
ठीक है, बट नॉट एंटाइटल्ड टू वोट. ही कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज अ मेंबर. ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ. हाँ, और एक चीज़ ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आई थिंक. अगर कोई बंदा है, कोई भी बंदा है, क्या वो बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, ठीक है, बिना इलेक्शंस लड़े, या अभी तक वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है या क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो ऑफ कोर्स वो बन सकते हैं. ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ्स. उनके पास 6 महीने का टाइम होता है. 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा. चाहे वो नॉमिनेशन से बने, जो प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, चाहे वो वैसे बने, चाहे वो इलेक्ट होके आए, बट उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा. तो ही वो जो चीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी मिनिस्टर वाली पोजीशन या प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन को. अदरवाइज उनको रिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है. Now, a person who is not a member of either House of Parliament can also be appointed as a minister, but within 6 months he must become a member of either House of Parliament, otherwise he ceases to be a minister. इनकी ओथ मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं. इनके जो सैलरी अलाउंसेस है दे आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, आर्टिकल 75 मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर वाला जब वो करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. वही नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात. दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर. वेन लोकसभा passes a no confidence motion against the council of minister, all the ministers have to resign, including those who are from राज्य सभा. ठीक है, जब लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो जो लोग राज्यसभा से हैं, जो एमपी जो मिनिस्टर्स बने हैं और वो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी रिजाइन करना पड़ेगा उनको भी. अगर कोई भी मिनिस्टर, अगर कैबिनेट में कोई डिसीजन लिया जाता है तो इट इज़, ठीक है, तो सब जो भी केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनको सबको उससे एग्री करना पड़ेगा. अगर वो डिसएग्री करते हैं तो उस केस में क्या होगा, या तो प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क देम टू रिजाइन, या वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को टू डिसमिस देम. ठीक है. एंड मेनी टाइम्स, ठीक है, ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन किया है टू शो देयर डिसअप्रूवल टू सम लॉ. ठीक है. सो इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, ही मस्ट रिजाइन. नाउ इंडिविजुअल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ लिया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. ऐसे ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, कि एक मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो मैंने आपको जब आई थिंक जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर करा था तब मैंने जब आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव की लिस्ट दी थी. ठीक है, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट का बताया था कि प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, मतलब एजीआई, गवर्नर, तो मैंने आपको वहाँ पे पीओपी भी बताया था कि कौन कौन ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो करते हैं, पोस्ट अपना उनका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के वो होता है. ठीक है. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के दौरान वो पोस्ट होल्ड करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी उनको हटा सकते हैं, बट ऑफकोर्स अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करते हैं तो वो उनको जब मर्जी हटा सकते हैं. सेम गोज प्राइम मिनिस्टर भी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट भी जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं. जब तक वो कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं अब तब तक वो उनको नहीं हटा सकते. ठीक है. अब जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला जब चैप्टर करवाया था तब उसमें मैंने जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जब मैंने कंपेयर किया था, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था आपको कि नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स. वहाँ पे मैं वो चीज़ एक्सप्लेन आपको नहीं की थी, मैं भूल गई थी वो करना. तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स का क्या चीज़ होती है. ब्रिटेन में क्या होता है कि अगर कोई भी एक्ट पास किया जाता है, कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है किंग के द्वारा, तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है वो किसी मिनिस्टर के द्वारा भी साइन किया जाता है, काउंटर साइन किया जाता है. और अगर वो जो एक्ट और ऑर्डर है वो किसी भी लॉ को वायलेट किया जाता है तो उस केस में किंग को नहीं, वो जिस मिनिस्टर ने साइन किया है उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. सो देर इज अ सेइंग इन ब्रिटेन दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग, king can never be wrong, king can do no wrong, so he cannot be sued. ठीक है. ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है. मतलब नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, कि कोई भी जो एक्ट है या कोई भी ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, पब्लिक एक्ट, दैट शुड नॉट बी काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर. ठीक है. नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. आप आई होप आपको समझ आ गया होगा.
अब इनफैक्ट मैंने भी अपने लेक्चर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स इस चीज़ को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है मैंने भी। और ऐसा इंटरचेंजेबली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लोगों को आप आम तौर पर सुनेंगे, इनको सेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर इनको सेम समझते हैं। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अ बिगर अम्ब्रेला टर्म। इसके अंडर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, देन दिस निर्मला सीतारमन, ठीक है। एंड ये सब है मेजर जो मिनिस्ट्रीज जिनके पास है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, दीज आर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। सो ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन से होते हैं, इनसे थोड़ा लोअर लेवल के, ठीक है। सो दे कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज या उसके कोई डिपार्टमेंट्स, और कैन बी अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स दे आर अटैच्ड टू द अबव दीज टू, ठीक है। सो अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम, ठीक है। ये था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए। अब कैबिनेट का क्या रोल है बेसिकली, अब तो आपको कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फ़र्क पता चल गया। कैबिनेट का क्या रोल है, देखो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो हर इन सब चीज़ों का जो फोकस है, ठीक है, जो एपी सेंटर है पावर का, वो कैबिनेट ही है, ठीक है। सो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है, एडवाइजरी बॉडी है टू प्रेसिडेंट, एंड इनकी जो एडवाइस है ऑफ कोर्स दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये 44th एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। अब किचन कैबिनेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो इंडिया में आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर तो है ही, बट ऐसी धारणा होती है आम जनता के बीच में कि जैसे अमित शाह है, ठीक है, वो काफ़ी क्लोज है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के, ठीक है। सो उनके काफ़ी क्लोज है, ऐसी धारणा है। वी नेवर नो कि ऐसा है या नहीं है, बट ऐसा राजनाथ सिंह एंड अमित शाह ऐसे ऐसे माना जाता है कि दे आर लाइक इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके डिसीजन को इनकी राय भी इन्फ्लुएंस करती होगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो उसी को किचन कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। किचन कैबिनेट मतलब जहाँ, किचन कहाँ से क्यों लिया गया है कि जहाँ पे जो पॉलिसीज है वो पहले प्री कुक की जाए, पॉलिसीज एंड दीज लॉज एंड आर प्री कुक्ड एंड देन दे आर प्रेजेंटेड बिफोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर फाइनल अप्रूवल, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, ठीक है। सो इंडिया में आप कह सकते हो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब दिस इज एन इनफॉर्मल डिवाइस, इनफॉर्मल बॉडी है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। और दिस थिंग किचन कैबिनेट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया, सच थिंग्स आर ऐसी चीज़ें यूएसए और ब्रिटेन में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस वाज इट, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया चैप्टर, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये चैप्टर्स जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेम इनके जो काउंटर पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे, गवर्नर के आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, गवर्नर के पास काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। बट जो सेम जैसे प्रेसिडेंट की करनी पड़ती है, लेकिन वही चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी पावर सेम ऐसी सी है, जैसे स्टेट सेंटर लेवल पे है वैसा ही स्टेट में है, ठीक है। वही एडवाइसरी, वही सब कुछ हेड करते हैं, गवर्नर को एडवाइस करते हैं, वही नो कॉन्फिडेंस मोशन, वही मेजोरिटी होल्ड करना, सेम चीज़ें आपका स्टेट लेजिस्लेचर में भी है, ठीक है। थोड़े बहुत प्रोविजंस अलग है और इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज इनफैक्ट, प्रीएम्बल, ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड दिस पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से मतलब जो प्राइम, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर में भी हमने सेम वही आर्टिकल 74 75 पढ़ा, इसमें भी हमने वो सेम चीज़ें रिपीट करी, ठीक है। आई होप यू कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है। वाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, दैट यू सेट योर प्रायोरिटीज, ठीक है। यू सेट योर प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू
द वेटेज, ठीक है, कि इस चैप्टर को मुझे इतना ही टाइम देना है और ये सब 5-5 मिनट के चैप्टर है, ठीक है। आप इसको, इस जो मेरा ये जो नोट्स है इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि इनके अलावा आपको मतलब कोई बुक खोल के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, एंड इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स मेरी नोट्स के साथ में आपकी जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे हो वो बुक भी आप साथ में पढ़ सकते हो, और जो ये नोट्स हैं इनमें आप एडिशंस कर सकते हो एज़ पर योर अंडरस्टैंडिंग बाकी चैप्टर्स में। बट प्राइम मिनिस्टर में, वाइस प्रेसिडेंट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत वहाँ पे करो जहाँ पे आपको उसके बेनिफिट मिले, ठीक है। जो मेरे नोट्स है जैसे पार्लियामेंट के हैं, फंडामेंटल राइट्स के, डीपीएसपी के, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हर बार हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इनमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाह रहे हो कि आप और अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है, और आपके पास वो टाइम भी है, तो ऑफकोर्स आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको साथ में खोल के इन नोट्स में एडिशन करते रहो, ठीक है। और हमेशा मतलब जो भी आप करो पढ़ो तो अपने नोट्स बनाओ। अब ये नोट्स आपके लिए एक तरीके से पूंजी की तरह है, आपका एसेट है ये। एंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से एक दिन पहले यू कांट गो थ्रू द होल बुक, ठीक है। सो आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और बस यही है, पढ़ते रहो। दिस वॉज ऑल इट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या जो भी आपके ओपिनियन है। एंड यस, थैंक यू सो मच।